दोस्तों नमस्कार। 1 जुलाई से आपको बता दें कि जो पुराने आपराधिक कानून थे उसको उसके जगह पर एक नया कानून लाया गया है। जो पुराने कानून थे आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट, उसके जगह पर 3 नए कानून लाया गया है। जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम संहिता। आपको बता दें कि 3 नए कानून 1 जुलाई से लागू हो चुका है। देश के सभी थानों में, अलग अलग थानों में ये जानकारी दी गई है, प्रतिनिधियों को जानकारी दी गई है, नागरिकों को जानकारी दी गई है कि आज 1 जुलाई से नए कानून, मतलब भारतीय न्याय संहिता के तहत नए कानून लगाया जा रहा है। जो इस तरह है, आपको बताने की कोशिश हम करेंगे। नए आपराधिक कानून 2023, ये देख सकते हैं, नए आपराधिक कानून 2023 के तहत ये कानून लगाए गए हैं। और ये कानून में क्या क्या है, क्या क्या जो बदलाव किए गए हैं, क्या क्या धाराएं लगाई गई है, किस धारा पर कौन कौन धाराएं लगाई, किस धारा पर कौन कौन कोड लगाए गए हैं, सभी हम जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तब तक आप वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और जिनको जानकारी नहीं हो तो उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा। हम विशेष आगे बताने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि नागरिक केंद्रित कानून, इसमें क्या हुआ है कि नए आपराधिक कानून को नागरिक केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ी पहल की गई है। नागरिक केंद्रित कानून में बहुत बड़ी पहल की गई है। आपको बता दें कि नागरिक घटना स्थल या उससे परे कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। नए कानून जो बना है उसमें ये बताया गया है कि नागरिक घटना स्थल या उससे परे कहीं से भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। कहीं आपको बता दें कि कहीं आपके घर के कोई व्यक्ति अगर कहीं गए हैं और वहाँ वो खो जाते हैं, खो जाने के बाद में या कहीं कुछ उनके साथ दुर्घटना हो जाती है, कुछ और हो जाती है, कुछ अनहोनी हो जाती है, तो आप जिस क्षेत्र में, जिस थाने के क्षेत्र में जहाँ पे उपस्थित होंगे वहीं के थाने में आप जाकर एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। ऐसा आपको नहीं कहा जाएगा कि जिस क्षेत्र के आदमी व्यक्ति है उस क्षेत्र के थाने में जाकर आप एफआईआर दर्ज कराएं। आप कहीं भी हो, कहीं थाने में आप दर्ज करा सकते हैं। क्या है, या आप कहीं अपने थाना क्षेत्र से कहीं दूसरे जगह पे हैं, आपके घर पे कोई घटना घट जाता है तो आप एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, तो उससे वहीं क्षेत्र में जो थाने होंगे वहाँ पे आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और वो एफआईआर दर्ज 3 दिन के अंदर में इनके जो आपके क्षेत्रीय थाना होंगे वहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएगी। आपको तीसरा दिन आकर वहाँ उससे एफआईआर कॉपी पर साइन करना होगा। आप ये जो कानून है इसमें ये लगा दिया गया है कि नागरिक घटना स्थल उससे परे कहीं भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। मैं किसी भी थाने में जाकर आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। वो बिहार के कहीं हो, देश के कहीं भी हो, कहीं भी, या तो बिहार से कुछ अलग राज्य में हो और वहाँ के थाने में भी आप एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। आपको आगे बताते हैं कि पीड़ित एफआईआर की एक निःशुल्क प्रति प्राप्त करने के हकदार होते हैं। वही इस कानून में जो बताया गया है, जो पीड़ित जो कहीं पे एफआईआर दर्ज कराते हैं, एफआईआर दर्ज के बाद में जब उसको कि हम रिसीविंग मांगते हैं तो वो उसके हकदार होते हैं। उसको निःशुल्क वो जो रिसीविंग होता है, जैसे आप एफआईआर आप दर्ज कर रहे हैं तो कहीं पे दर्ज करा रहे हैं तो आपको एक वो हकदार है आप उस चीज़ का, जो आपको एक निःशुल्क जो कॉपी होगा, एक उसका फोटो कॉपी आपको निःशुल्क मिल जाएगा। इसके आप हकदार हैं। नागरिक केंद्रीय कानून में ये बताया गया है, जो नए कानून बने उसमें बताया गया। आगे आपको बता दें कि पुलिस द्वारा पीड़ित को 90 दिनों के अंदर जांच की प्रगति के बारे में सूचित करना अनिवार्य है। अगर आप कोई एफआईआर दर्ज कर देते हैं या कोई घटना के बारे में किसी थाने में एफआईआर दर्ज कर देते हैं और उस घटना के बारे में आपको कुछ भी जानकारी नहीं हो रहा है, आप थाने में क्या करते हैं, एफआईआर दर्ज करके सो जाते हैं, आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, आप सो गए, तो आपको पुलिस क्या करेगी, जो प्रशासन हो आपके थाने के होंगे वो क्या करेंगे, आपको आप जो एफआईआर किए होंगे उसकी सूचना आपको 90 दिनों के अंदर आपको उसकी सूचना देंगे। ऐसा नहीं कि आप एफआईआर करके सो गए हैं तो आपको पुलिस आपको सूचना देगी, आप उसके हकदार हैं। पुलिस आपके घर पे पहुंचे या नोटिस के द्वारा आपके पास पहुंचेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे कि आपके केस में क्या क्या हुआ है अभी तक में। ऐसी प्रावधान इस नए कानून में लगाया गया है। वही आपको बता दें कि महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेडिकल रिपोर्ट देंगे। या महिला अपराध की स्थिति में, आपको बता दें कि महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर पीड़िता की सहमति से उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हो जाता है, बलात्कार में जब थाने जाते हैं तो थाने में उनका जल्दी से रिपोर्ट नहीं ले जाते, लेकिन जब महिला के साथ कुछ हुआ रहेगा, महिला के साथ कोई अपराध हुआ रहेगा, तो उसको 24 घंटे के अंदर उनका क्या होगी, 24 घंटे पीड़िता की सहमति उसकी मेडिकल जांच की जाएगी। 24 घंटे के अंदर मेडिकल जांच की जाएगी। उनका जो एफआईआर होगा तुरंत लिया जाएगा, उनको 24 घंटे के अंदर उनकी मेडिकल जांच होगी और जो रिपोर्ट मिलेंगे, जो इंजरी जो बनता है, इंजरी साथ ही 7 दिनों के अंदर चिकित्सक उसकी मेरी मेडिकल रिपोर्ट देंगे। जो डॉक्टर होंगे जहाँ पे आप जिस सरकारी अस्पताल में दिखाए होंगे, उनका इंजरी जो आप पहले जो होता था तो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना तक लग जाता, कोई समय सीमा नहीं रहता था इंजरी मिलने का। लेकिन अब क्या होगा, जैसे ही आप किसी महिला के साथ हुआ होगा या किसी के साथ हुआ होगा तो आप उसका
7 दिन के अंदर में आपको जो इंजरी जो मिलता था, जो मेडिकल रिपोर्ट होता है, वो मतलब यानी कि प्रशासन को यानी पुलिस को दे देना होगा, पुलिस के हवाले कर देना, या में जो चिकित्सक होंगे, जो डॉक्टर होंगे, आपको वो पहुंचा देंगे या तो आपको बुलाकर दे देंगे। ऐसे प्रावधान इस नए कानून में लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद का कानून प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। आपको बता दें कि किसी भी आप FIR में जब क्या कहते हैं, अदालत में जाते हैं, जब कानून के अंदर जाते, कोर्ट में जाते हैं, तो वकील रखते हैं। आपको खुद का वकील के माध्यम से आप कोर्ट में पेशी होते हैं। आप खुद वकील नहीं आपके पास भी है तो आप खुद कोर्ट में पेशी हो सकते हैं। अभियोजन पक्ष की मदद के लिए नागरिकों को खुद का कानून प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है। नागरिकों को क्या अधिकार है? खुद का कानून। अगर आपको वकील नहीं मिलता, वकील के माध्यम से जो पहले जाते थे, तो अब वो वकील ना होकर आप खुद कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट के समक्ष अपनी जो बातें हैं उसको रख सकते हैं। वो प्रतिनिधित्व करने का अधिकार आपको भी मिल गया इस कानून के तहत। वही आपको बता दें, केस वापसी के पहले न्यायालय को पीड़ित की बात सुनने का भी अधिकार दिया गया है। जैसे कोई आप केस कर देते हैं, कोई बहुत गंभीर केस होता है, कोई बड़ा केस होता है, उस केस में क्या होता है कि पुलिस तो काम करती है, बीच में क्या होता है, दोनों जो प्रथम पक्ष और द्वितीय पक्ष जो केस हुए रहता है, तो क्या करते हैं, दोनों कोई क्या करते हैं, उसको मिल मिलाप करके उसको शट डाउन करने की कोशिश करते हैं। उन लोग क्या करते हैं, ये लोग मैनेज कर लेते हैं। तो मैनेज करने के बाद में पुलिस अपना कार्रवाई करती रहती है। तो वही है, केस की वापसी के पहले न्यायालय को पीड़ित की बात सुनने का भी अधिकार दिया गया है। अगर केस वापसी लेना चाहते हैं तो न्यायालय को आपको ये बात सुनाना होगा कि आखिर आप केस क्यों वापस ले रहे हैं, आखिर इसका कारण क्या है। तो वो बात आपको कोर्ट में जाकर अब बताना होगा कि हम इस कारण से अब केस वापस हम ले रहे हैं। ये जो नए कानून जो आए हैं, जो भारत साक्ष्य संहिता के तहत, जो भारत न्याय संहिता के तहत जो कानून आया है, इसमें दर्शाया गया है। आपको आगे बता देते हैं, कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ितों को ऑर्डर की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने का अधिकार मिला है। इस कानून के तहत जो कोर्ट में जो आप आवेदन करते हैं, FIR करते हैं, कोर्ट में आवेदन करने पर पीड़ितों को ऑर्डर की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने की, निःशुल्क, वो भी कहीं भी पैसा आपको देने की जरूरत नहीं है। जो कोर्ट में आप जो कोई भी ऑर्डर करते हैं तो उसको निःशुल्क प्रति कॉपी आपको उसको दिया जाएगा, यानी कि फोटो कॉपी आपको दिया जा सकता है। ये अधिकार है आपका, आप ले सकते हैं, लड़ के ले या झगड़ के लिए लेकिन ले सकते हैं, ये अधिकार है। ऐसा नहीं कि आपको दरवाया जाए, आपसे कुछ पैसा मांगा जाए तो आप पैसा दे दें, आपको ये निःशुल्क लेना है। ये जो फोटो कॉपी होगा, जो कोर्ट में जो ऑर्डर आएगा, वो जो फोटो कॉपी आएगा तो वो आपको निःशुल्क लेना है, ऐसा नहीं कि आपको पैसा देना है। वही आगे आपको बता देते हैं, कानूनी जांच, पूछताछ और मुकदमे की कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है। जो भी आपको बता दें कि जो भी कानूनी कार्रवाई होगी, पूछताछ होगी और मुकदमे की कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक रूप से आयोजित करने का प्रावधान है। जो पुलिस, जो जैसे आप केस करते हैं, जैसे पुलिस जिन पर आप केस किए रहते हैं, जैसे ही प्रशासन उसको उठाना शुरू कर दी, जेल पकड़ना शुरू करती है, तो पूछताछ करने के वक्त भी वीडियो रिकॉर्ड होना चाहिए। मुकदमे की कार्रवाई को इलेक्ट्रॉनिक में फोटो या वीडियो होना चाहिए। आयोजित करने का प्रावधान, ये फोटो वीडियो होने का भी प्रावधान इसमें दिया गया है। पीड़ित ई बयान दे सकते हैं, साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाहों, अभियुक्तों और विशेषज्ञों और पीड़ितों की उपस्थिति के लिए ई अपीयरेंस की शुरुआत की गई है। आप देखते हुइएगा, डिजिटल ज़माना हो गया है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वैसे वैसे संसाधन मिल रहा है। तो पहले ये संसाधन नहीं था। जैसे पीड़ित ई बयान दे सकते, ई बयान कहने का मतलब होगा कि आपको अगर कोर्ट जाने की ज़रूरत, कोर्ट में जब भी बयान देना होता है, आप तो अगर आप घर पे नहीं हैं, आप कहीं दूसरे जगह है, तो आप ई बयान मतलब वीडियो कॉल के माध्यम से आप वहीं से कोर्ट को बयान दे सकते हैं। पहले आपको समक्ष जाना होता था, कोर्ट के समक्ष जाना होता, लेकिन इस नए प्रावधान में आपको ये अधिकार दे दिया गया है कि आप कहीं भी उपस्थित हो तो आप वीडियो कॉल के माध्यम से आप कोर्ट को अपना ई बयान दे सकते हैं। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से गवाह अभियुक्तों, जो जैसे कोई गवाह को नहीं ले जाने की कोई सुविधा है, आप गवाह को नहीं ले जाता। ऐसे होता क्या था पहले, जो गवाह को जैसे होता था कि हम गवाह किसी के बारे में देते, उसको डराया धमकाया जाता था, तो जाता नहीं था। तो ऐसे अब नहीं है, अब घर से भी आप वीडियो कॉल के माध्यम से कोर्ट में गवाही दे सकते हैं। वीडियो कॉल के माध्यम से आप कोर्ट में गवाही देने के अधिकार इस नए कानून में दे दिया गया। नए आपराधिक कानून में जो दिया गया है, ये आपको ये दे दिया गया है। घर बैठे बैठे आप कोर्ट में अपना बयान दे सकते हैं। आपको बता दें कि आगे दस्तावेज की परिभाषा में सर्वर लॉग स्थान संबंधी साक्ष्य और डिजिटल फाइनेंस संदेश को शामिल किया गया है। अब अदालत में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को फिजिकल एविडेंस के बराबर माना जाएगा। जैसे कोई भी धारा आप किसी पर केस कर देते हैं, केस करने के बाद में होता क्या है कि उसमें फिजिकली गवाह दिया जाता है, जो कोर्ट में समक्ष होकर उसको कोर्ट के समक्ष रखे, न्यायालय के समक्ष रखे। लेकिन ऐसा बात नहीं है, अगर आपके पास गवाह नहीं है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग किए हो, फोटो खींचे हो, उस घटनाक्रम में जो भी घटना आपके साथ घटी है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग आप किए हैं, तो वो भी आपके लिए फिजिकल मतलब गवाह के रूप में होगा।
मैंने फिजिकल एविडेंस के रूप में आपके लिए वो साक्ष्य होगा, ऐसा प्रावधान इस कानून में दी गई है। इसे वही भारत की एकता, अखंडता, प्रभुता, सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने या किसी समूह में आतंक फैलाने के लिए किए गए कृत्यों को आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। जैसे कि समूह बनाकर या गिरोह बनाकर कहीं भी आप जाके दंगा करते हैं या किसी को मारपीट करते हैं तो आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। या किसी भी धार्मिक चीज़ों को आप अशांति करने का कोशिश करते हैं समूह बनाकर 10 को 20 को 5 को लोग जमा करके आप कहीं भी जाकर मारपीट करते हैं तो आतंकवादी गतिविधि मानी जाएगी। यानी कि आतंकवादी की श्रेणी में किया सभी लोग जो आए हैं यहाँ पे आतंकवादी लोग हैं जो इसमें कुछ ना कुछ अशांति करने की कोशिश कर रहे हैं। वही आगे है, राजद्रोह की जगह देशद्रोह शब्द इस्तेमाल किया जाएगा जिसमें भारत की एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली आपराधिक गतिविधि शामिल है। जो पहले जो राजद्रोह की जगह देशद्रोह अब शब्द इस्तेमाल किया जाएगा। वही मॉब लिंचिंग करने पर दोषियों को मृत्यु दंड की भी सजा मिलेगी। नए कानून में संगठित अपराध को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया। जो नए कानून में है मॉब लिंचिंग करने पर अब दोषियों को मृत्यु की सजा भी मिल सकती है। वही आपको बता दें कि एक तय समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए बीएनएस से 45 धाराओं को जोड़ा गया है। इस तय समय सीमा के अंदर न्याय दिलाने के लिए बीएनएस में जो नए जो कानून बने हैं, बीएनएस मतलब नए कानून, भारतीय न्याय संहिता में जो नए कानून बने उसमें 45 धाराओं को जोड़ा गया है। जो धाराएं हम आगे वीडियो में बात करेंगे। एक कानून जो है नए आपराधिक कानून के तहत ये जो कानून जो लगाए गए हैं कहीं ना कहीं नागरिकों के समक्ष में नागरिकों को कहीं ना कहीं जो आपराधिक घटनाएं होती है उस पर अंकुश लगाया जा सकता है। जो अभी जो नए कानून बनाए गए हैं ये नए कानून किसके तहत, नए जो कानून जो पहले जो आईपीसी और सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट जो लगा था ये अंग्रेज के ज़माने में लगाए गए थे। ये अंग्रेज के ज़माने के कानून थे। उसके जगह पर अब नए 3 कानून नहीं लगाए गए हैं जो भारतीय न्याय के द्वारा लगाए गए हैं। लगाया गया है भारतीय न्याय संहिता 1 में है भारतीय न्याय संहिता, दूसरा में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और तीसरा में भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ये जो है ये इस बार लगाए गए हैं और 1 जुलाई से ये स्टार्ट हो गया। इसके बाद जो भी केस होंगे इस कानून के तहत आप पर केस होगा, इस कानून के तहत आपको सजा मिलेगी, इस कानून के तहत उस पर जांच पूछताछ होगी जो आज से लागू हो गया है। 1 जुलाई से जो कानून नए कानून जो लागू हुआ है इसके बाद आप पर जब एफआईआर होगा तो इसके तहत आप पर केस होगा, इसके तहत पर आपकी सुनवाई होगी, इसके तहत आपकी सजा होगी। विशेष आगे जो धाराएं बदली हैं, जिस धाराओं को 302 को जो हत्या की जो धाराई है उसको 301 किया गया है, 103 किया गया। इसको बताने के अगले वीडियो में कोशिश करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। विशेष आप देख रहे थे राजू मुखिया के साथ अपना न्यूज। जय हिंद।